बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है हमारी बुक के। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 था उसके तमाम टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस एक्सरसाइज को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारी बुक का उसकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है आज का लेक्चर, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना हो, आपके एग्जाम के अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपने अगर इसको कंप्लीट करना हो तो आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं उनका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन आपको दिया होता है इसके अंदर उसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हो, एमसीक्यूज के अंदर हो या ट्रू फॉल्स के अंदर हो, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्वेश्चन किस एरिया से रिलेट कर रहा है। जब आप एरिया जो फाइंड आउट कर लेंगे तो तब आपके लिए आंसर लिखना जो बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो आंसर वह फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से। First one is a bridge is used where the dash type of networks are to be joined together. Students, bridge सबसे पहले स्टूडेंट ये देखिए कि जो आपको क्वेश्चन मिला है आंसर की तरफ बाद में जाइए। अगर तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सही लिख सकते हैं तो फिर आप आंसर लिख दीजिए। अदरवाइज सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आप क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ टर्म्स नजर आ रही होंगी, उन टर्म्स पे जरा गौर कीजिए। सबसे पहले ब्रिज, अ ब्रिज इज यूज्ड, इसका ये मतलब है कि ब्रिज एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ब्रिज बेसिकली हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करती है, वो डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करती है। और बेसिकली जो आपके डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, उनको आपस में वो कनेक्ट करती है। तो इनफैक्ट ब्रिज इज यूज्ड वेयर द डैश टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर टू बी जॉइंड टुगेदर। तो आपके जो सिमिलर टाइप के मीन जिसमें सेम डिवाइसेस यूज हो रही हो, सेम एड्रेसिंग स्कीम यूज हो रही हो, ऐसे आपके जो नेटवर्क्स होते हैं उनको अगर आपने आपस में कनेक्ट करना है तो आप ब्रिज जो डिवाइस है उसको यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क की बात आई है, नेटवर्क के बारे में डिटेल हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेटवर्क होता क्या है। सो बेसिकली अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट करना हो और उसके साथ आपने उन कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को या रिसोर्सेज को शेयर करवाना हो, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं नेटवर्क। ये आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान भी कर सकते हैं और ये आप दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल 50 कंप्यूटर्स मौजूद है, तो आप 25 कंप्यूटर्स के दो सेगमेंट्स बना लेते हैं और फिर उन दोनों जो आपके नेटवर्क्स हैं 25 कंप्यूटर्स का एक सेगमेंट का नेटवर्क और 25 कंप्यूटर्स का दूसरे सेगमेंट का नेटवर्क, उनको आप आपस में अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दोनों सेगमेंट्स के ऊपर सेम टाइप के प्रोटोकॉल और आपके सेम एड्रेसिंग स्कीम जो है वो यूज़ हो रही हो। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आंसर आएगा दैट विल बी सिमिलर। तो मैं यहाँ पे मेंशन लिख देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, सिमिलर। सो ब्रिज इज यूज्ड वेयर द सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर टू बी जॉइंड टुगेदर। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं तो आप आंसर भी इजीली लिख सकते हैं और आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सिमिलर है, तो इसको आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैन स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो एब्रीवेशंस के अंदर थी, जिस तरह वैन भी है और भी आगे बात आएगी उनकी। तो स्टूडेंट्स, इन एब्रीवेशन को अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे बुक के उसके अंदर इन एब्रीवेशंस की डिटेल भी होगी। तो हो सकता है वहाँ पे सिर्फ एब्रीवेशन लिखी हो तो उसकी डिटेल ना हो, तो आपको फिर चैप्टर नंबर 1 की तरफ आना पड़े और देखना पड़े कि इसकी एब्रीवेशन जो है वो क्या बता रही थी। तो एब्रीवेशंस के बारे में आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो वैन स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, वैन बेसिकली ये भी अगर लास्ट में अगर देखें एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। आपका ब्रिज जो फर्स्ट पॉइंट था वो भी, जो फर्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी नेटवर्क से रिलेटेड था। सेकंड वन इज आल्सो टुवर्ड्स नेटवर्क। स्टूडेंट्स, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की जो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बात याद रखिएगा, एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, वाइड फॉर डब्ल्यू एंड ए फॉर एरिया।
सो वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स इसके कंट्रास्ट में हमारे पास एक लैन की टर्मिनोलॉजी होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर वैन की बजाय लैन भी पूछा जा सकता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपके विदन ऑफिस के अंदर या विदन घर के अंदर जो आप नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम कहते हैं कि दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क आपका जो वो उसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होता है। मेन एग्जांपल उसकी इंटरनेट है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका वैन जो है स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये याद रखिएगा। सो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो ये अब याद कीजिए कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और आपको स्टूडेंट ये बात पता है कंप्यूटर की, अगर आप डेफिनेशन रिफ्रेश करें अपने माइंड के अंदर, तो आपको पता है कंप्यूटर बेसिकली एक डम डिवाइस है। उसको आप कुछ बताएंगे तब वो जो है वो करेगा काम। जिस तरह हमने, अगर आपको कंप्यूटर का लेक्चर याद हो, जो अपने फर्स्ट लेक्चर्स थे हमारे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बात की थी कि हमने ये बात की थी कि व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने करना क्या है, वो उसको बताया जाता है, मीन उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की आपकी जो है वो डेफिनेशन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जहां बात है वहां पे आपके पास रिजल्ट जो होगा वो सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स इसके कंट्रास्ट में मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि अगर हार्डवेयर की बात आती है तो जहां पे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात आएगी वहां पे आपने आंसर जो है वो हार्डवेयर लिखना है। यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसकी बजाय यहाँ लिखा होता है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो आपके हार्डवेयर कहलाएगा। तो यह याद रखिएगा जहाँ पे फिजिकल का वर्ड यूज हो जाए वो हार्डवेयर की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करेगा। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात होगी जहाँ फिजिकल का वर्ड यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप इस तरह डेफिनेशंस को याद रखेंगे तो आप इसको एलेबरेट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल करने की इसको जरूरत नहीं, आपको अगर इस पर नोट भी लिखना आ जाए तो आप नोट भी इजीली लिख सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो इजीली। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं कि नंबर 4 पे हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है और उसमें आप कैसे जो आंसर जो है पुट करेंगे। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 के अंदर डैश एंड डैश प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स अब आप जहन में लेके आए कि जो हमने प्रिंटर्स का जो टॉपिक पढ़ा था, प्रिंटर्स बेसिकली आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपको क्या करती हैं, आपको या तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करती हैं आपको, या हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती हैं। आउटपुट है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर आपको शो करवाएगा। तो आपकी जो स्क्रीन है दैट इज एन आउटपुट डिवाइस, और जो आपको ए स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो ये जो है वो सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में है, उसको आप टच नहीं कर सकते, वो नॉन टेंजिबल है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने उसका प्रिंट निकाला है किसी पेज के ऊपर, तो प्रिंट निकालने के लिए हमें प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके प्रिंटर्स जो है वो कंप्यूटर से अटैच होते हैं और आप कमांड भेजते हैं, प्रिंट की कमांड कंप्यूटर से भेजते हैं, वो प्रिंटर पे जाती है और प्रिंटर के अंदर जो पेजेस मौजूद होते हैं उसके ऊपर वो जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट लगवाना है उसका, वो उस पर प्रिंट हो जाता है और फिर आप उस प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट उसके बाद ये बात आती है कि प्रिंटर्स की हमारे पास दो टाइप्स थी, दो टाइप्स, एक थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे वो प्रिंटर्स थे जो क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे हैमर के थ्रू, या डेजी व्हील प्रिंटर की उसकी में एग्जांपल थी, उसमें आपकी एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स की थी। जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उसके अंदर कौन सी एग्जांपल थी, उसके अंदर वो एग्जांपल्स मौजूद हैं जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं पेज के ऊपर, और कैसे छोड़ते हैं, हैमर के थ्रू स्ट्राइक करते हैं फिर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो स्ट्राइक नहीं करते किसी हैमर के थ्रू, वो इंक स्प्रे करते हैं।
तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। अगर आपको ये डिफरेंस याद रहेगा तो फिर आपको ये भी पता रहेगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स कौन सी हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स वो टाइप्स हैं जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे घरों के अंदर भी नॉन इम्पैक्ट आपके प्रिंटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे जो वेल नोन एग्जाम्पल है दैट इज लेज़र और द सेकेंड वन इज इंकजेट। सिर्फ लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जांपल है। थर्ड वन हमारे पास थर्मल प्रिंटर भी मौजूद है, आप वो भी लिखेंगे तो वो भी इसमें ठीक होगा। तो सिर्फ इसलिए मैं इसका सारा बैकग्राउंड भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपने अगर इसका आंसर चेक करना है तो आप कहाँ से इसको आंसर को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होगा तो आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 5 पे। SVGS स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, अभी मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो एब्रीविएशंस है उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो उसी में से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज SVGA स्टैंड्स फॉर। कि SVGA जो वो उससे क्या बनता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये VGA है क्या। पहले VGA को आप जो करें, वीडियो, V स्टैंड्स फॉर वीडियो, G स्टैंड फॉर ग्राफिक, A स्टैंड फॉर इरे, वीडियो ग्राफिक इरे, और उसके बाद S सुपर। तो सुपर वीडियो ग्राफिक इरे जो है वो इसकी फुल फॉर्म बनती है आपके पास। तो मैं वो यहां पे मेंशन कर देता हूं, सुपर वीडियो ग्राफिक एंड इरे। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो फुल फॉर्म है SVGA की, सुपर वीडियो ग्राफिक इरे। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर बाय पार्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ VGA की भी जो फॉर्म पूछी जा सकती है फुल फॉर्म, तो आपको VGA की पता हो, वीडियो ग्राफिक इरे, तो आप उसके साथ S है तो आप उसको सुपर के तौर पे याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर हमारे पास है 1024 गीगा बाइट इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, ये आपका बिट और बाइट का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने ये देखा था, ये कन्वर्जन हमने देखी थी और एक टेबल मैंने आपको बना के दिया था, अगर आपको याद हो। इसमें किलो बाइट था, आपके मेगा बाइट था, गीगा बाइट था और टेरा बाइट का था। और मैंने कहा था कि ये टेबल आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो याद स्टूडेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 1024 गीगा बाइट इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अब पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देखनी है कि 1024 गीगा बाइट, इसका मतलब है कि रिजल्ट में कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो गीगा बाइट से ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट, टेबल के अंदर अगर आप जाए तो आप शुरू करते थे बाइट से, फिर किलो बाइट पे, केबी के बाद आप MB या मेगाबाइट पे आते थे, मेगाबाइट के बाद या MB के बाद आप गीगाबाइट पे या GB पे आते थे, उसके बाद आपके पास टेराबाइट या TB होता था। तो स्टूडेंट्स, 1024 गीगाबाइट को आपने देखना है कितना है, तो इसका मतलब है जो गीगाबाइट से नेक्स्ट आपके पास मौजूद है वैल्यू वही हो सकती है। तो 1024 गीगाबाइट आपके 1 टेराबाइट या 1 TB के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 TB। इसको टेराबाइट भी आप लिख सकते हैं और 1 TB भी लिखेंगे तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1024 GB लिखा गया, अगर आपसे किसी और कन्वर्जन का पूछा जाए तो वो भी आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 7 पे अगेन LCD स्टैंड्स फॉर। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD आप लोग कंप्यूटर के साथ लगाते हैं और यूज़ करते होंगे, आपके अब टीवीज भी जो LCD टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, D स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले के लिए, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है। तो आपकी ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन की कैटेगरी थी, उसके अंदर हमने LCD के बारे में बात की थी। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो आपका आंसर है इस केस के अंदर। लेट मी राइट डाउन इट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो दिस इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो LCD स्टैंड्स फॉर है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 8 के ऊपर हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज A और N डैश टाइप ऑफ प्रिंटर। अब स्टूडेंट, ऊपर बात की थी हमने डैश एंड डैश प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वहाँ पे हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात की थी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मैंने आपको बताया था कि वो प्रिंटर्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं आपके इंक को, वो स्ट्राइक नहीं करते पेपर के ऊपर। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका वो स्ट्राइक करता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका, डेजी व्हील प्रिंटर आपका और लाइन प्रिंटर आपका, ये आपके स्ट्राइक करके तो फिर पेज के ऊपर जो करेक्टर्स हैं उनको या लाइंस को प्रिंट करवाते हैं।
तो स्टूडेंट ये स्ट्राइक करते हैं, इसका मतलब ये आपके प्रिंटर्स कौन से होंगे, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स होंगे, क्योंकि ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं पेपर के ऊपर बाय यूजिंग स्ट्राइकिंग। तो इसका जो स्टूडेंट आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आप समझ के इसको लिखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको रट्टा मार के लिखेंगे तो हो सकता है कि एक दफ़ा तो आपको याद रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको वो भूल जाए चीज़। तो इसको समझ के लिख लीजिए ताकि आपको फॉर एवर जो है वो याद रहे, और जब भी एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाए आपको इजीली आप इसका आंसर लिख सको। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास नंबर 9 के ऊपर CPU स्टैंड्स फॉर। अगेन स्टूडेंट कि इसके CPU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। स्टूडेंट CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट इसकी डिटेल हमारे आगे चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, और हमने ये बात की थी अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो डिफरेंट लेक्चर्स हमने देखे थे कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, CPU की। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर ब्रेन होता है और हमारी सारी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन के अंदर होती है, इस तरह कंप्यूटर के अंदर आपके CPU होता है। सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की जो है वो CPU के अंदर ही होती है। आप जो भी इनपुट कंप्यूटर को देते हो वो इनपुट CPU के पास जाती है, और CPU उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद किसी आउटपुट के थ्रू आपको शो करवा देता है। तो CP स्टैंड फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। क्योंकि वो कंप्यूटर का एक यूनिट है तो हम U स्टैंड फॉर यूनिट है, P क्यों जो वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल, सेंट्रल मीन कि सबसे जो मेन पार्ट है आपके कंप्यूटर का वो यही पार्ट है। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं C स्टैंड फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, कई जगहों पे इसको पूछा जाता है, और नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर CPU के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 10 के ऊपर हमारे पास है डैश इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर जो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार्ट में आपने जो वर्ड है वो फिल करना है, इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। अब यहां पे एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, दैट इज डेटा। इसका ये मतलब है कि हमने ये कहा कि डैश इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। इसका मतलब डेटा जो आपका है वो मीनिंगफुल या ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली क्या है, आपकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल का। मीनिंगफुल की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मीनिंगफुल होता क्या है। स्टूडेंट्स एग्जांपल ये कि आप लोग अगर अपने कॉलेज जाते हैं और आपने अपना रिजल्ट जो है वो पता करना है। स्टूडेंट्स आप जो है वो वहाँ पे जो रिजल्ट पे पर्सन बैठा होगा, जो क्लर्क होगा, आप उसको अपना नेम बताते हैं। स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि नेम की बेस के ऊपर आपका रिजल्ट वो फाइंड ना कर सके कंप्यूटर से, क्योंकि आपके नाम के हो सकते हैं कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हो। तो ये आइडेंटिफाई करना उस पर्सन के लिए मुश्किल होगा कि आपका रिजल्ट कौन सा है। लेकिन स्टूडेंट उसके साथ साथ अगर आप नाम के साथ अपना ID नंबर भी देते हैं जो कि आपका पूरे कॉलेज के अंदर यूनिक होगा, तो नेम प्लस ID नंबर जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे पर्सन को, तो वो आपको एग्जैक्ट आपका जो रिजल्ट है वो निकाल के आपको शो करवा देगा। स्टूडेंट्स बेसिकली सिर्फ जो नाम आपने बताया दैट इज डेटा, बिकॉज दैट वाज रॉ फैक्ट्स। डेटा की डेफिनेशन यही है कि रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब आपने उसके साथ अपना ID नंबर भी ऐड कर लिया तब वो इंफॉर्मेशन बन गई। अब जब उस इंफॉर्मेशन को वो कंप्यूटर के अंदर पुट करेगा तो क्या होगा, वो आपको एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट डिटेल है आपकी, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली डेटा का जब वर्ड है तो जहन में फौरन लेके आइए इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है आपस में रिलेट करते हैं। रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो डेटा कहलाता है, और जो आपका मीनिंगफुल डेटा होता है वो आपके इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसका ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद आपका जो डेटा होता है जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता, जो मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं होता, तो प्रोसेसिंग के बाद अगर आपने उसको मीनिंगफुल फॉर्म में या ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट कर लिया है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन का मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली आपके एग्जाम्स के अंदर कई दफ़ा डेटा के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन इस तरह पूछी जा सकती है, और जिस तरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है तो वहाँ पे डेटा की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंफॉर्मेशन।
ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक के जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स है मैंने वो मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी आपके जो नोट्स होंगे उसके अंदर बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं। आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह आप उसको कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको वे बता दिया, तरीका बता दिया कि आप किस तरह इसको फिल करने की कोशिश करें। सिर्फ उसके बैक पे जाएं और ये देखें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो किस एरिया से है। अगर आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो समझे कि आपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो वो हल कर लिया, और उसके बाद फिर आपको ईजी हो जाएगा कि आप आंसर जो है वो फाइंड कर सके। लेकिन अगर आप एरिया फाइंड नहीं कर सके तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 के ऊपर हमारे पास MCQs क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आप ये भी आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें इसके अंदर आपको चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उन चॉइसेस में से आपने कोई एक चॉइस जो है, या कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके 2 चॉइसेस जो हैं वो आपने आंसर में देनी होती है, लेकिन नॉर्मली जो है एक ही चॉइस को आप चूज़ करते हैं और वही चॉइस आपकी फाइनल होती है। तो लेट्स सी कि कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी। स्टूडेंट अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप इमेजेस या करेक्टर्स को पेस्ट करते हैं, करेक्टर्स को शो करते हैं, उसकी क्लैरिटी जो है वो किससे रिलेट कर रही है। स्टूडेंट डिस्प्ले स्क्रीन का जो लेक्चर है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लिखा हुआ है तो डिस्प्ले स्क्रीन आपकी आउटपुट डिवाइस के अंदर हमने पढ़ा था, तो डिस्प्ले स्क्रीन का जो आपका लेक्चर है उससे इसको क्वेश्चन को आप रिलेट करें और फिर देखेंगे क्या है। तो लेट्स सी कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास, रेजोल्यूशन, डिस्क्रीट, पिक्सल एंड LCD। और स्टूडेंट्स इसमें आप पहले तो ये देखें कि आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। 4 में से पहले 3 ऑप्शंस बनाए, 3 में से फिर 2 बनाए और 2 में से फिर फाइनल जो है वो सिलेक्ट कर ले। अब इसमें से हम माइनस कौन सी कर सकते हैं। सर डिस्क्रीट का वर्ड हमने जब डिस्प्ले स्क्रीन का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिस्क्रीट का वर्ड कहीं नहीं देखा था, तो इसका मतलब आप बी जो ऑप्शन है इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसको साइड पे कर दें कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन A, C और D रहेगी। स्टूडेंट उसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन की जो टाइप्स हमने देखी थी उसके अंदर आपके पास जो 2 टाइप्स मौजूद थी, CRT और आपके पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन थी। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आपके पास LCD की एक टाइप मौजूद थी, तो इसका मतलब है कि LCD इज अ बेसिकली टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये भी आपकी क्लैरिटी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रही, तो स्टूडेंट्स आप इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास रेजोल्यूशन और पिक्सल की बात आ गई। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि पिक्सल की जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो कि जो आपका बेसिक जो एलिमेंट होता है, आपकी जो इमेज है उसका जो बेसिक एलिमेंट होता है उसको हम पिक्सल का नाम देते हैं, और आपकी जो स्क्रीन है वो भी पिक्सल से मिलकर ही बनती है। और क्लैरिटी किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पर इंच कितने पिक्सल जो है वो आप असाइन करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को, उसको हम रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पिक्सल्स पर इंच कितने होते हैं उसकी बेस के ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। तो रेजोल्यूशन बेसिकली आपके जो क्लैरिटी को आइडेंटिफाई करती है, रेजोल्यूशन के अंदर आपके पिक्सल्स जो है वो जो यूज होते हैं। तो हमारा जो आंसर बेसिकली है वो बनेगा रेजोल्यूशन का, दिस इज ऑप्शन ए। तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो सकती है कई दफ़ा कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले आप 4 में से उसको कम करें, 4 में से 3 करें, 3 में से 2 करें और 2 में से फिर किसी एक को जो है वो एग्जैक्टली चॉइस को आप एक्सेप्ट कर लें और फिर उसको आंसर में लिखते हैं, तो फिर आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकेंड वन, अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर। स्टूडेंट पॉइंटर का वर्ड, इसका ये मतलब है कि हमने माउस जहाँ पे हमने पढ़ा था, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने माउस की बात की थी, और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे जो स्क्रीन के ऊपर हमारे जो कर्सर होता है, हमारा जो पॉइंटर होता है जो मूव करता है, जो जस्ट लाइक आपका एरो की तरह का होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका मोनोक्रोम क्रॉस हो गया, पिक्सल क्रॉस हो गया, कर्सर, तो कर्सर और पॉइंटर सेम थिंग है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका है वो कर्सर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का लेक्चर का जो पार्ट 1 है वो हमारा एंड हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसको हम देखेंगे और आगे देखेंगे कि हमारे पास और कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।